आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है आज का, विकास की प्रक्रिया है अस्थायी, स्थायी, प्रतिवर्ती या अनिश्चित। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो स्थायी रूप से होती है, ठीक है। तो स्थायी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया था? पेवलोव ने, पियाजे ने, वोइगोत्स्की ने या फिर स्किनर ने। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन है वो पियाजे ने किया था। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा शेषावस्था। यानी भाषा का जो विकास है वो शेषावस्था में अपने चरम पर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि कौन सा सिद्धांत अधिगम के परीक्षण और त्रुटि विधि पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेटेड कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक का सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो परीक्षण और त्रुटि विधि पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक विकास का प्रमुख घटक क्या है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास या पारस्परिक संबंध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक संबंध। सामाजिक विकास का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? पारस्परिक संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जॉन पिजेट ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? ठीक है, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या फिर 5 चरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 चरण, ठीक है। जॉन पिजेट ने ना बालक के संज्ञानात्मक विकास के है वो 4 चरण बताए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुबंधन अटैचमेंट की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे ने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी, बोलम्बी ने दी थी या वोइत्स्की ने दी थी, ठीक है। तो अटैचमेंट की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? बोल्बी ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोल्बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक का ज्ञान बढ़ाना, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना या फिर केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा? उद्देश्य होगा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी बालक का जो विकास होता है तो कौन सा कारक है वो प्रभावित नहीं करता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, प्रेरणा या फिर मौसम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मौसम। यानी मौसम जो है वो बालक के विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अनुशासित बनाना, बच्चों की क्षमताओं को समझना, शिक्षकों का विकास करना या फिर माता पिता का मार्गदर्शन करना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि बच्चों की क्षमताओं को समझना जो है वो बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। बच्चों की क्षमताओं को समझना। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा सिद्धांत निकटतम विकास क्षेत्र जेड से संबंधित है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वो वोइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, स्किनर का अधिगम सिद्धांत या कोलंबर का नैतिक विकास सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वोइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो निकटतम विकास क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाधा रहित शिक्षा यानी अनस्कूलिंग की अवधारणा दी? बाधा रहित शिक्षा, पियाजे ने, जॉन होल्ट ने, ब्रूनर ने या थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा जॉन होल्ट ने। जॉन होल्ट ने है वो बाधा रहित शिक्षा की अवधारणा दी थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बालक का सर्वांगीण विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? सामाजिक कारक, शारीरिक कारक, सामाजिक कारक, मानसिक कारक या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, ये सभी जो कारक हैं वो विकास बालक का सर्वांगीण विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों में नैतिक विकास की अवधारणाएं किसने दी? कोलंबर्ग ने, वोइगोत्स्की ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलंबर्ग ने, ठीक है। बच्चों में नैतिक विकास की अवधारणा जो है वो कोलंबर्ग ने दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम क्या है? स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, अनुभव से प्राप्त परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है या फिर उपयुक्त सभी है। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी अधिगम जो है वो स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, अनुभव से प्राप्त परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन है, वो अधिगम कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक का प्रथम सामाजिक संस्थान कौन सा है? विद्यालय, परिवार, समुदाय या फिर मित्र मंडली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परिवार। यानी बालक का जो जब प्रथम सामाजिक संस्थान है यानी कि कहाँ पे है वो आसपास की चीजों को
ऑब्जर्व करता है वो है परिवार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित करता है? पोषण, वातावरण, आनुवंशिकता या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी बाल विकास को जो है पोषण, वातावरण और आनुवंशिकता तीनों है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्किनर का नाम किससे जुड़ा है? यानी स्किनर जो है उन्होंने उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? उन्होंने क्या किया था? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिकरण? तो स्किनर का जो है वो व्यवहारवाद से नाम जुड़ा हुआ है, व्यवहारवाद के विषय पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? परिवार, स्कूल, समाज या फिर यह सभी? तो ये सभी, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है ये तीनों ही उसको प्रभावित करती हैं, यहाँ तीनों ही जगह पर बच्चा है वो सीखता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास की विशेषता क्या है? क्रमिकता, निरंतरता, बहुआयामी या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विकास की जो विशेषता है वो तीनों ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि रचनात्मक अधिगम, कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा, निर्देशात्मक शिक्षा या फिर कड़ी अनुशासनात्मक शिक्षा? तो रचनात्मक अधिगम अधिगम का मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? औपचारिक, अनौपचारिक, व्यक्तित्व या फिर गैर औपचारिक? तो अधिगम का जो प्रकार है वो कौन सा नहीं है? व्यक्तित्व है वो अधिगम का एक प्रकार नहीं है। ठीक है। औपचारिक है, अनौपचारिक है और गैर औपचारिक है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? सामाजिक अधिगम है, व्यवहारवादी अधिगम है, नैतिक अधिगम है या फिर संज्ञानात्मक अधिगम है? तो अनुकरण जो है वो एक सामाजिक अधिगम है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण है वो सामाजिक अधिगम है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी? रूसो, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर कोहलबर्ग ने? तो बाल केंद्रित शिक्षण की जो परिभाषा है या अवधारणा है वो किसने दी थी? वो दी थी रूसो ने। ठीक है। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षण की है वो परिभाषा दी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास है वो किसने किया था? बिने और साइमन ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिने और साइमन ने जो है वो बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिगम किसका परिणाम होता है? आनुवांशिकता का, व्यवहार में परिवर्तन का, पर्यावरण में या फिर केवल शिक्षा का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन का परिणाम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्य से जटिल की ओर विकास होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? निकटतम विकास क्षेत्र, प्रसारक विकास सिद्धांत, ठोस संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर प्रेरणा सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रसारक विकास सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्धि तरल और स्फटिक रूप में होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? यानी बुद्धि जो है वो तरल और स्फटिक रूप में होती है, किसने कहा? गार्डनर ने, पियाजे ने, स्पीयरमैन ने या फिर केटल ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, केटल ने। केटल ने कहा था कि बुद्धि जो है वो तरल और स्फटिक रूप में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोलंबर्ग ने नैतिक शिक्षा के कितने स्तर बताए हैं? जो नैतिक विकास होता है उसके कितने स्तर बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी, यानी कि 3 स्तर बताए हैं नैतिक विकास के। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक का पहला सामाजिक संपर्क किससे होता है? माता पिता से, शिक्षक से, समाज से या फिर मित्र मंडली से? तो पहला जो सामाजिक संपर्क है वो माता पिता से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा तत्व व्यक्तित्व निर्माण में सहायक नहीं होता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, शिक्षा या फिर मौसम? तो मौसम जो है वो व्यक्तित्व निर्माण में का एक कारक नहीं होता है, बाकी तीन जो है वो व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रियात्मक अधिगम का अर्थ है रटकर सीखना, करके सीखना, मौखिक रूप से सीखना या फिर पढ़कर सीखना? तो जो क्रियात्मक अधिगम होता है उसका जो है करके सीखना होता है। क्रियात्मक अधिगम का अर्थ है करके सीखना। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि विकास का क्या अर्थ है? विकास क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है या फिर केवल मानसिक परिवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन। यानी गुणात्मक जो जो बच्चे के शरीर में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको विकास से कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में बच्चे सामाजिक संबंधों से सीखते हैं, यह विचार किसने दिया? पियाजे ने, वोइगोत्स्की ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाइगोत्स्की ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि आईक्यू का पूरा नाम क्या है? यानी हम लोग देखते हैं ना कि इसका आईक्यू कम है, इसका आईक्यू ज्यादा है, तो इस आईक्यू का जो पूरा नाम क्या होता है? इंटेलिजेंस कोटा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेंशेट, इंटेलिजेंस क्वालिटी? तो इसका आईक्यू का जो पूरा नाम है वो होता है इंटेलिजेंस क्वेंशेट। ठीक है। क्वोशिएंट है इसका जो पूरा नाम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि थॉर्नडाइक ने कितने अधिगम के नियम बताए हैं? यानी थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के नियम है वो कितने बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है। अधिगम के 3 नियम बताए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया? स्किनर, पोवलोव, पियाजे या वाइगोत्स्की ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्किनर ने। स्किनर ने मनोवैज्ञानिक क्रियाविधि का है वो सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, बालक की रुचि व क्षमताओं का विकास करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक की रुचि और क्षमताओं का विकास करना जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या फिर स्कूल? तो अधिगम प्रक्रिया का जो मूल घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, वो क्या है? छात्र हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास का अध्ययन किसका एक प्रमुख अंग है? समाजशास्त्र का, शिक्षा शास्त्र का, मनोविज्ञान का या फिर दर्शन का? तो बाल विकास का जो अध्ययन है वो मनोविज्ञान का एक प्रमुख अंग है। ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गति विकास, मोटर डेवलपमेंट सबसे अधिक प्रभावित होता है? आनुवांशिकता से, शिक्षा से, पर्यावरण से या फिर माता पिता से? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आनुवांशिकता से। गति विकास जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित आनुवांशिकता से होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तित्व के कितने आयाम होते हैं? व्यक्तित्व के 2, 3, 4 या फिर 5? तो व्यक्तित्व के जो है वो 4 आयाम होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्धि बहुआयामी होती है, यह किसने कहा? यानी कि जो बुद्धि है वो बहुआयामी होती है, ये किसने कहा? गॉर्डनर ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोलमबर्ग ने? ठीक है। तो बुद्धि बहुआयामी होती है, यह किसने कहा? यह कहा था गार्डनर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अधिगम असहायता, लर्नड हेल्पनेस, ठीक है, की अवधारणा किसने दी थी? स्किनर ने, सेलिंगमैन ने, पोवलोव ने या फिर पियाजे ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेलिंगमैन ने। ठीक है। सेलिंगमैन ने कहा था कि अधिगम असहायता की अवधारणा है वो अधिगम किसने दी थी? सेलिंगमैन ने दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास प्रक्रिया में मातृभाषा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बौद्धिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, नैतिक विकास पर या फिर संवेगात्मक विकास पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बौद्धिक विकास पर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि आत्म संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है बालक के आत्मविश्लेषण से, परिवार और समाज से, केवल शिक्षा से या फिर केवल अनुभव से? तो जो आत्म संकल्पना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो परिवार और समाज से है वो निर्माण होता है बालक के अंदर इसका। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कारक बालकों के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है? पारिवारिक वातावरण, विद्यालय, समाज या फिर खेलकूद? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पारिवारिक वातावरण। यानी बालकों के व्यक्तित्व को जो है वो पारिवारिक वातावरण जो है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक अनुभव से सीखता है, यह कथन किसका है? स्किनर का, ब्रूनर का, जॉन डेवी का या फिर थॉर्नडाइक का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कहा था कि बालक जो है वो अनुभव से सीखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुकरण क्या है? प्रत्यक्ष अधिगम है, अप्रत्यक्ष अधिगम है, सामाजिक अधिगम है या फिर व्यवहारवादी अधिगम है? अनुकरण जो है वो सामाजिक अधिगम है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।